हाँ जी। जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन हो जाओ, और कोई बच्चा एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जाके बोल दे कि प्लीज ज्वाइन, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके बोल दो बेटा कि प्लीज स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास ज्वाइन करो, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। अब फिर मैं ये बोलूंगा तो बेटा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कर दिया मैसेज बेटा। और क्लासेस कौन कौन सा बच्चा ज्वाइन कर चुका है, एक बार वो बच्चा बता दे। अच्छा बोल दिया सर, ठीक है बेटा, ओके। चलो, तो एविडेंस एक्ट की ये क्लास नंबर 2 है। और देखो बेटा, मैंने हल्की सी प्लानिंग में चेंज किया है। अपने पास लगभग 5 बजने वाले हैं, मेरे पास पूरे 1 घंटे का टाइम है, 1 सवा घंटे का। तो मैंने सोचा है कि मैं ये आपका एविडेंस एक्ट को ही उस मुकाम पे लेके चला जाऊं कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं तो 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी लॉ का आपका एसबीसी का जो लास्ट चैप्टर बचा है आपका लेबर लॉज, वो हम लोग शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, ठीक है, देखते हैं, मैं लेके चलता हूं कहां तक आप मेरे साथ चलते हो इस एविडेंस एक्ट में। आप मुझे एक बार चैट में बताना कि क्या लगता है आपको, ये चैप्टर ठीक ठाक है क्या? चैप्टर बढ़िया है बेटा ये, क्या कहते हो? और आप उम्मीद लगाओ कि अगर ये आप फेस टू फेस होते तो मेरे एक्सप्रेशन के साथ आप इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझ पाते। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बहुत अफसोस रहेगा मुझे इस पॉइंट का, बहुत अफसोस रहेगा मुझे, इस चैप्टर को मैं आपके साथ फेस टू फेस नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। चलिए खैर, जो मौका है उस मौका को तो कम से कम ना जाने दें, ये ऑनलाइन का ही मौका है, आइए हम इसको देखते हैं। मैं आपको आगे लिए चलता हूं। आगे का जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे। मैं रिपीट करता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे। सवाल यह है कि सर आखिर डॉक्ट्रिन का मतलब होता क्या है? हमने जिंदगी में बहुत बार डॉक्ट्रिन का नाम सुना है। तो देखो बेटा, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे कोर्ट बार बार, आई रिपीट माई वर्ड, जब भी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे कोर्ट बार बार उसको बार बार एक पर्टिकुलर चीज सेटल करनी होती है, जब भी कोर्ट में कोई एक ही मुद्दे को लेकर बार बार आता है तो कोर्ट उस मुद्दों पे बेटा डॉक्ट्रिन बना देती है, प्रिंसिपल बना देती है। जब भी कोई एक इश्यूज बार बार कोर्ट में आने लगे, सेम मैटर बार बार कोर्ट में आने लगे, तो कोर्ट उस पे एक जजमेंट देते हुए उसको डॉक्ट्रिन बना देती है और कहती है कि सुन, अब तू मेरे पास मत आ, ये एक फंडामेंटल रूल हो गया। जैसे आपने बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जब आप फाउंडेशन में थे, सीसेट में थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपने जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आए होंगे तो आपको एक डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर मिला होगा। ये क्या है? ये डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स है, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है। पूरे एक्ट को पढ़ते टाइम हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो डॉक्ट्रिन इज नथिंग बेसिकली प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरी। तो एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे, ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इस चार्ट को ना समझ लो। देखो बेटा, अभी अभी मैंने आपसे बात की थी रेलेवेंट फैक्ट, इनडायरेक्ट एविडेंस, सरकमस्टांशियल एविडेंस, कुछ भी बोलो बात तो सेम ही है। तो देखो, हमारे देश में बहुत तरीके के रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। आई रिपीट माय वर्ड, बहुत तरीके के। आप देखोगे ना तो यहां पे मैंने 4 तरीके आपसे डिस्कस किए हैं और उसके बाद में मैंने लिखा है एक्सेट्रा। मजबूरी है मेरी एक्सेट्रा लिखना। क्लास ज्वाइन करते वक्त लिखा था एविडेंस एक्ट बाय सोनम। कोई बात नहीं बेटा, सोनम मैम को मान ले कि सोनम मैम ने ये चैप्टर शुरू किया है, इसमें क्या है? नालायको, तुम्हें चैप्टर पढ़ना है या इससे फर्क है कि कौन चैप्टर शुरू कर रहा है? मेरे को सोनम मत मान लेना, ये बेटा सोनम गुप्ता बेवफा है, कोई और है, मेरे साथ ये नहीं है। आगे सुनो। तो ये रेस जस्टे की कहानी क्या है? अब मेरी बात सुनिए, ये रेलेवेंट फैक्ट हमारे देश में बहुत कुछ है। रेलेवेंट फैक्ट हमारे देश में बहुत तरीके के होते हैं। यही कारण है कि मैंने 4 लिखने के बाद मजबूरन यहां पे एक सेक्टर लिख दिया, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई मामला डायरेक्ट प्रूव ना होता है तो उसके सर्कमस्टांसेज और उसके माहौल से बातों को समझा जाता है, उसके थ्रू मामले कोर्ट में प्रूव होते हैं। तो ये बहुत तरीके के होते हैं। रेस जस्टे, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, या फिर बेटा सिग्नेचर वगैरह। ठीक है सर। अब रेस जस्टे यहीं से शुरुआत होती है कि सर आखिर रेस जस्टे क्या होता है। तो देखो बेटा, रेस जस्टे क्या होता है, अभी आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन एक बार का तो आइडिया चल गया होगा। एक बात आपको समझ आ गई होगी कि रेस जस्टे चाहे कुछ भी हो,
लेकिन एक बात याद रखिए, रेस जस्ट ए रेलेवेंट फैक्ट का एक पार्ट है, रेस जस्ट ए रेलेवेंट फैक्ट का एक काइंड्स है। यानी रेस जस्ट ए भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बेसिकली एक ऐसा इनडायरेक्ट एविडेंस है जिसके थ्रू हम किसी मामले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो रेस जस्ट ए में मैंने भी आपको एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बात बोली कि रेस जस्ट ए इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट एविडेंस, इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट, इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस। अब आखिर रेस जस्ट ए होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने बेटा देखा होगा कि जब भी आपके अगल बगल में कोई मर्डर होता है तो पुलिस आके उस एरिया को सील करती है और उसमें हथियार ढूंढने की कोशिश करती है, इसको मर्डर वेपन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मर्डर हो सबसे पहले आके एरिया को सील करना और मर्डर वेपन की छानबीन करना शुरू करना। क्यों मेरे भाई, डेड बॉडी तो तुम्हें मिल गई है, जब तुम्हें डेड बॉडी मिल गई है तो तुम मर्डर वेपन क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखना, पुलिस के द्वारा मर्डर वेपन ढूंढना यह रेस जस्टे के तरफ इंडिकेट करता है। अगर हमारे देश में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे नहीं होती तो शायद आज ये पुलिस डेड बॉडी मिलने के बाद ये हथियार ढूंढने नहीं निकलती। रेस जस्टे का मतलब होता है कनेक्शन, और मैं आपका इसका एग्जांपल देना चाहता हूं कैसे। ध्यान रखिए, अगर किसी बॉडी को मारा गया, रेप किया गया और लास्ट में उसके 0 डिग्री डिस्टेंस से गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस को डेड बॉडी मिलने के बाद यह पुलिस हथियार ढूंढेगी, मर्डर वेपन ढूंढेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मर्डर वेपन जब मिलेगा तो पुलिस यह देखने की कोशिश करेगी कि इस डेड बॉडी की हत्या लाइसेंसिएट हथियार से किया गया है या अनलाइसेंसिएट हथियार से किया गया है। अगर लाइसेंसिएट हथियार से किया गया है तब तो कोई बात नहीं, केवल सामने वाले पे मुकदमा 302 का चलेगा। लेकिन अगर सामने वाले की हत्या एक अनलाइसेंसिएट हथियार से की गई है तो याद रखिए 302 के साथ साथ उस पे आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे चलाए जाएंगे। तो आर्म्स एक्ट के मुकदमा चलाना इज बेसिकली कनेक्शन विद मर्डर केस। रेस जस्टे कहता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपके साथ होती है तो उसके सराउंडिंग में जितनी भी हैपनिंग होती है सारे हैपनिंग को कैप्चर करिए और हर एक इलीगल एक्टिविटी का धारा सामने वाले पे लगा के उसको प्रोसिक्यूट करिए। यही कारण है बेटा कि अगर मर्डर होता है तो पुलिस हथियार ढूंढती है, अगर रेप होता है तो उसके अगल बगल में और भी चीजें देखने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई लव लेटर मिला, क्या कोई सुसाइड नोट मिला, क्या उसके साथ रेप के पहले मार पिटाई भी की गई है क्या, वगैरह वगैरह। क्योंकि उसके कनेक्शन में जितनी भी चीजें हुई हैं विक्टिम के साथ, हर एक चीज का मुकदमा सामने वाले पे लगाया जाएगा। दिस डॉक्ट्रिन इज नथिंग बेसिकली कॉल्ड एज रेस जस्टे। आई रिपीट, दिस डॉक्ट्रिन इज नथिंग बेसिकली कॉल्ड एज रेस जस्टे। आइए एक बार देखते हैं रेस जस्टे क्या कहा गया है। कहा गया है रेस जस्टे को लेकर कि रेस जस्टे मीन्स थिंग्स डन एंड थिंग्स सेड इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन हुआ मतलब मर्डर हुआ तो उसके कोर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड रेस जस्टे। इन अदर वर्ड्स दिस इंक्लूड थिंग्स डन एंड थिंग्स सेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सेम बात है। सेक्शन 6 एक्सप्लेन करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में लिखा गया है बेटा कि रेस जस्टे क्या होता है। कहा गया है कि सेक्शन 6 एक्सप्लेन रूल ऑफ एडमिशन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज रेस जस्टे। कहा गया है सेक्शन नंबर 6 में कि रेस जस्टे को भी ऐसा कोर्ट में प्रूव किया जाता है एविडेंस। एज पर दिस सेक्शन एनी एक्ट और डिक्लेरेशन accompanying मतलब बेटा अटैच्ड द ट्रांजेक्शन और द फैक्ट इन इशू आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द रेस जस्टे एंड एडमिटेड एज एविडेंस। मतलब अगर मर्डर वेपन मिला तो इसको मर्डर का पार्ट मानते हुए हम इसको एज अ प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में लाएंगे। दिस इज कॉल्ड रेस जस्टे। यहां पे बेटा एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल मैंने जो बोला है एग्जांपल एज इट इज सेम लिखा है, आप इसको रीड करिएगा, मैं इसके तरफ जाने की कोशिश नहीं करता हूं। पक्का सर? आगे सुनेगा। सेक्शन 6 कहता है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली सर ऊपर में जो ये रेस जस्टे है उस रेस जस्टे का एज पर एक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको ये पॉइंट याद करने की कतई जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल इस पॉइंट को याद करिएगा। ये बेटा आसान भाषा में लिखा गया है और एक्चुअल जो वर्ड है सेक्शन नंबर 6 का वो नीचे दिया गया है।
रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शंस, एक ट्रांजेक्शन से सटे हुए जितने भी एक्ट हैं वो बातें सेक्शन 6 में है और इसी का नाम रेस जस्टे है। तो आप ऊपर वाले पॉइंट को रीड करिएगा, नीचे वाले पॉइंट को रीड मत करिएगा। एक आपके सामने रतन वर्सेस ट्विन का एक केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ बेटा, आपको मैं एक बार रीड कराने की कोशिश करता हूं। ये रेस जस्टिस से रिलेटेड ही केस लॉ है। आपके एग्जाम में अगर रेस जस्टिस का क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो प्लीज इस केस लॉ को लिखने की कोशिश करिएगा। कहा गया कि अ मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, एक बंदे को अपनी वाइफ के मारने की प्रोसिक्यूशन झेलनी पड़ रही है बाय शूटिंग हर, उसको शूट किया गया था उसकी वाइफ को। हिज डिफेंस वाज दैट बुलेट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, उसने ये कहा था कि ये जो गोली है ये गलती से निकल गई है। देयर वाज एविडेंस दैट लेडी जस्ट बिफोर हर डेथ कॉल्ड द टेलीफोन ऑपरेटर एंड सेड गेट द पुलिस। ओ माय गॉड, एक हस्बैंड को कहा गया है, एक हस्बैंड बेटा प्रोसिक्यूटेड है अपने वाइफ को जान से मारने के लिए, लेकिन हस्बैंड का कहना है कि ये बुलेट, ये गोली गलती से निकल गई थी। लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ इस तरीके है कि उसके मरने के पहले वो लेडी एक फोन कॉल करती है और वो कहती है कि प्लीज पुलिस को बुलाइए। बिफोर द लेडी कुड हैव गिवन द एड्रेस, इसके पहले कि वो पुलिस एड्रेस दे पाए, कॉल को बेटा डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। द कॉल एंडेड, देयर आफ्टर द पुलिस फाउंड हर डेड बॉडी इन द हाउस। उसका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद पुलिस आती है जैसे तैसे करके और उसकी डेड बॉडी को पाती है घर पे। डिसीजन में कहा गया कि हर कॉल एंड द वर्ड्स स्पोकन बाय वेयर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड हर हस्बैंड वाज हेल्ड गिल्टी फॉर द मर्डर। कहा गया कि ध्यान रखना, ये रेस जस्टे है, उसका पुलिस को फोन करना और अपनी मदद की गुहार लगाना, ये रेस जस्टे है कि उसका मर्डर उसके हस्बैंड ने किया है। अब प्लीज आप इस केस लॉ से कंफ्यूज मत होइएगा। मैं कहता हूं कि किसी के घर में बंदूक लेकर जाना और वहां से निकलते हुए घर में डेड बॉडी का पाना, यह रेस जस्टे है कि बंदूक लेकर जाने वाला बंदा ही सामने वाले का मर्डर किया हुआ है। यह रेलेवेंट फैक्ट होता है बेटा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। रेस जस्टे इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का एक और एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। और इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है। आप लोग मेरे साथ इंडियन पिनल कोड पढ़ चुके हो, भारतीय दंड संहिता 1860। मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया है, याद करिए, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। उसमें मैंने आपको समझाया है कि मोटिव क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है। मुझे चैट बॉक्स में सारे बच्चे यस नो बोलेंगे। और जितने नए बच्चे हैं बेटा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको इंडियन पिनल कोड में समझाऊंगा कि मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट क्या होता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है इंडियन पिनल कोड में, इसलिए यहां पे मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं, रीजन बिहाइंड द एक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज मोटिव। आपने कोई पर्टिकुलर काम किया, क्यों किया, यह मोटिव होता है और यह एक रेलेवेंट फैक्ट है आपको कोर्ट में घसीटने के लिए। अब इससे आगे डिटेल में मैं इंडियन पिनल कोड में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा, यहां पे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नए बच्चे इंडियन पिनल कोड में समझेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी आप याद करिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। यह जो आपने देखा कि गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी थी, मेडिकल रिपोर्ट में वो प्रेग्नेंट पाई जाती है और आपने प्राइमा फेसाई कह दिया कि इसकी हत्या इसके बॉयफ्रेंड ने किया था। आपने ये प्राइमा फेसाई एविडेंस क्यों दिए कि एक प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है? इसके पीछे का आपने मोटिव देखा। आपने ये प्रिज्यूम किया कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो शादी का दबाव देती है, शादी से बचने के लिए, लॉस ऑफ रेपुटेशन से बचने के लिए उसके बंदे ने इसको मार डाला होगा। आई रिपीट माई वर्ड, मार डाला होगा। वेदर इट इज कंफर्म न्यूज और इट इज हाइपोथेटिकल, दैट विल बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप डिसाइड करने वाले नहीं होते हो कि किसने मारा किसने नहीं मारा, लेकिन यस प्राइमा फेसाई ये बात प्रूव होती है कि मारने वाला बंदा है, क्योंकि आपने मोटिव को प्रिज्यूम किया। आप एक मेडिकल दुकान पे गए, मेडिकल डॉक्टर के पास गए, मेडिकल शॉप पे गए और वहां से आप पॉइजन की गोली लेकर आते हो और रात को आपके घर में एक बंदा मरता है। यह आपकी प्रिपरेशन थी। यह बात आपको इनडायरेक्टली प्रूव करता है कि आपने सामने वाले को जहर दिया है। यह सब आपका रेलेवेंट फैक्ट होता है बेटा, और यह सारी बातें मैंने इंडियन पिनल कोड में आपको डिटेल में समझाया है, यहां पे मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आपको आगे लेके चलता हूं।
मैं आपको आगे ले चलता हूं। दैट इज एडमिशन एंड कन्फेशन। अब एडमिशन एंड कन्फेशन को आपको बहुत डिटेल में समझना होगा, और ध्यान रखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बोलूं उतना ही ज्यादा कम है। मैं एडमिशन और कन्फेशन की तरफ बाद में आ रहा हूं, लेकिन मैं एडमिशन और कन्फेशन को लेकर कुछ बातें आपसे लिखवाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या इजाजत है क्या, क्योंकि मैं हमेशा से ही टॉपिक को बेटा आसान करके बच्चों को देना चाहता हूं। मैं बुकिश नॉलेज में रहते हुए बच्चों को कभी भी लॉ टफ बनाना नहीं चाहता, यह मेरी फितरत नहीं है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या इजाजत है, मैं एडमिशन और कन्फेशन को लेकर कुछ बातें लिखवा सकता हूं क्या? यस, ये बच्ची यस लिखने में यस्टरडे लिख दी है, ज्योति। सुनिएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा एडमिशन और एक तरफ लिख रहा हूं मैं कन्फेशन। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये दोनों टॉपिक मैं आपके पैकेट में दे दूंगा, दोनों टॉपिक आपके पॉकेट में चली जाएंगी। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनते रहिए, हम बुक की तरफ बाद में जाएंगे। देखो बेटा, एडमिशन एंड कन्फेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग सेम है, एक्सेप्टेंस। एडमिट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडमिशन एंड कन्फेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग तो सेम है, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, हां करना, लेकिन इसका लीगल मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और एज अ लॉ स्टूडेंट आपको यह बातें पता होनी चाहिए कि एडमिशन और कन्फेशन का मतलब क्या होता है। जमीन आसमान का फर्क है एज पर एज लीगल प्रोविजन इज कंसर्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे? देखो बेटा, एडमिशन का मतलब होता है एडमिट गिल्ट। रिपीट करिए, माफ करिए, एडमिशन का मतलब होता है एडमिट लाइबिलिटी, और कन्फेशन का मतलब होता है एडमिट गिल्ट। मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। 99% लोग समझते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन दोनों सेम होता है। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिशन और कन्फेशन दोनों का डिक्शनरी मीनिंग सेम है, एंड दैट इज एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, हां भरना। यस, आई एग्री कि इसका डिक्शनरी मीनिंग सेम है, लेकिन लीगल मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। देखो बेटा, एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, एडमिशन का मतलब होता है गिल्ट एक्सेप्ट लाइबिलिटी। आई रिपीट माई वर्ड, एडमिशन का मतलब होता है एक्सेप्ट लाइबिलिटी, लेकिन कन्फेशन का मतलब होता है एडमिट गिल्ट। जब तुम किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर लाइबिलिटी एक्सेप्ट करते हो तो इसे एडमिशन कहा जाता है, लेकिन जब तुम किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो इसको बेटा कन्फेशन कहा जाता है। बच्चा कह रहा है सर इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो क्या? हां, दे सकता हूं। एक गर्ल्स किडनैप होती है और उसको एक 19 साल के बच्चे के साथ देहरादून में पाया गया। मैं रिपीट करता हूं, एक गर्ल्स किडनैप होती है और उसको 19 साल के एक बच्चे के साथ देहरादून में पाया गया। 3 दिन 4 दिन बाद उस गर्ल्स की डेड बॉडी मिलती है। उस बंदे से पूछा गया कि क्या तूने मारा है इसे? उसने बोला नहीं सर, लेकिन हां सर, इसकी किडनैपिंग मैंने ही की थी, ये मेरे साथ ही गई है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बच्ची मेरे साथ गई है, इसको मैं लेकर गया हूं। हो सकता है कि हम लोग कंसेंट से गए हों। दिस इज कॉल्ड एडमिशन।
जहां पे आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस ये गर्ल्स मेरे साथ गई थी देहरादून। लेकिन ध्यान रखना, ये गर्ल्स मेरे साथ देहरादून गई थी डज नॉट मीन कि इस गर्ल्स को मैंने जान से मारा है। हो सकता है वहां पे जान से मारने वाला कोई और हो सकता है गोली कहीं और चली हो सकता है किसी और के द्वारा मार दिया गया हो एक्सेट्रा। गर्ल्स मेरे साथ देहरादून गई थी इज कॉल्ड एज एडमिशन, जहां पे आपने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया कि यस ये गर्ल्स की जान गई और ये गर्ल्स मेरे साथ देहरादून गई। आपने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया कि ये जो कांड हुआ है उसकी लाइबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं लेकर गया था। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि हां मैंने ही जान से मारी है, आपने कन्फेशन किया, आपने गिल्ट एक्सेप्ट की, यस मैंने गलती की है। लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना एडमिशन, गलती एक्सेप्ट करना कन्फेशन। ये पहली बात याद रखिए। दूसरा, देखो बेटा ये एडमिशन जो होता है ये मे बी ओरल या फिर बेटा ये मे बी रिटन, दोनों हो सकता है। ये जो आप कह रहे हो ना कि देहरादून मैं लेकर गया हूं, ये आप ओरली भी बोल सकते हो, आप ये रिटन भी बोल सकते हो। यानी मैं आपको बेसिकली एडमिशन के काइंड्स बता रहा हूं, काइंड्स कि एडमिशन में बी ऑफ टू काइंड्स, इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा कि कन्फेशन के भी दो काइंड्स होते हैं, लेकिन इसके दो काइंड्स ओरल और रिटन पे डिवाइड नहीं होते। इसके दो काइंड्स होते हैं कि कन्फेशन दो तरीके के होते हैं। कन्फेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन, और दूसरा बेटा जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो इसका भी दो डिवीजन है, लेकिन ओरल और रिटन नहीं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। देखो बेटा ये जो जुडिशियल कन्फेशन होता है ना, ये सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी में कवर होता है। जितने बच्चे मेरे से सीआरपीसी कर चुके हैं उनको यह बात पता है सीआरपीसी क्या होती है, हालांकि नए बच्चों को मैं बताऊंगा जब मैं आपके साथ सीआरपीसी चैप्टर शुरू करूंगा। तो देखो जब तुम एडमिशन लेते हो तो तुम ओरल या रिटन देते हो, लेकिन जब तुम कन्फेशन करते हो तो ये कन्फेशन दो तरीके की होती है, या तो तुम कोर्ट में अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो या कोर्ट के बाहर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो। कोर्ट के अंदर यानी विटनेस बॉक्स की बात कर रहा हूं, हां जज साहब मैंने ही मर्डर किया है, यह जुडिशियल कन्फेशन है। कोर्ट के बाहर भी एक्सेप्टेंस होती है बेटा, जैसे पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करना, यह एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने कन्फेशन करना, गांव के सरपंच के सामने, पंच लोगों के सामने, अपने गार्जियन के सामने, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मेरा एक सवाल है आपसे, वैल्यू ज्यादा किसकी होती होगी? चैट बॉक्स में बताओ ना। कन्फेशन इज कन्फेशन, बट ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? कौन सी कन्फेशन इज मोर वैल्यूएबल, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। ऑब्वियसली मुझे एक्सपेक्टेड था ये आंसर आपका। जुडिशियल कन्फेशन ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फेशन, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको तीसरा पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। देखो बेटा ये जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन किया जाता है कैन बी मेक इन बोथ केस। बोथ केस सर मैं कुछ समझा नहीं, मैं बेसिकली कहना चाहता हूं कि बेटा सिविल ऑफेंस में भी एडमिशन हो सकता है और नालायकों क्रिमिनल ऑफेंस में भी, क्रिमिनल ऑफेंस में भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कन्फेशन जब होगा ये ओनली इन क्रिमिनल लॉ होता है। एडमिशन को तुम सिविल में भी कर सकते हो, क्रिमिनल में भी कर सकते हो, लेकिन कन्फेशन हमेशा बेटा क्रिमिनल लॉ में होता है।
कुशल का डाउट है कि सर जॉली एलएलबी 2 में वो बोलता है कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडवाइजेबल नहीं होती। बेटा ये जॉली एलएलबी को गोली मारो, ये मैंने आपसे कितनी बार बोला है। दिल पे हाथ रखिए, ये पॉइंट में कराऊंगा आपको, आने वाला है ये पॉइंट। हर चीज का एक सही जगह है बेटा कुशल, मैं आपको बताऊंगा ये बात। सुनिए आगे देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं। नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंस लिखवाना चाहता हूं। देखो बेटा एडमिशन जो होता है ना, ये किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, कैन बी मेड बाई एनीवन। बट जो कन्फेशन होता है ना, ये केवल एक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है, केवल एक्यूज्ड। केवल मैं, अगर मैं एक्यूज हूं तो केवल मैं ही कन्फेशन करूं, लेकिन एडमिशन मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे नोन कर सकते हैं कि हां सर कल इसको मैंने अपने रूम में किडनैप करके गर्ल्स को लाते हुए देखा है, ये एडमिशन आप भी कर सकते। लेकिन हां सर मैंने ही मर्डर किया है, इस कन्फेशन की राइट पावर केवल और केवल बेटा एक्यूज्ड को है। आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एविडेंस एक्ट आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, नहीं तो बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा सर कोई एक्यूज्ड क्यों बोलेगा कि हां सर मैंने गलती की है। देखो बेटा अगर तुम खुद से ये गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी सजा बहुत कम होती है। आप जानते हो अगर डे 1 में ये निर्भया केस के आरोपी अगर ये कह देते कि यस सर ये गलती हुई है मेरे से, ये डिफेंस नहीं होता, ये कन्फेशन कर लेते, तो बेटा ध्यान रखना शायद ये फांसी की सजा से बच सकते थे, शायद इनको आजीवन कारावास हो जाती, शायद इनको 14-15 साल का जेल होता, लेकिन फांसी की सजा शायद बच सकती थी। तो जब आप कन्फेशन करते हो तो लॉ आपसे लिबरल हो जाता है और लिबरल होते हुए सजा कम कर देता है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो बेटा एडमिशन के बेस पे तुम किसी को पनिश कर सकते हो क्या? मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं आंसर का। अगर कोई एडमिशन कर रहा है तो एडमिशन के बूते पे तुम किसी को पनिश कर सकते हो। जैसे हां मैं देहरादून लेकर गया था, तो क्या तुम पनिश कर दोगे कि तूने ही गोली मारी थी? बोलो बेटा। नो नेवर। इसका मतलब ऑन बेसिस ऑफ एडमिशन, रिपीट करो बेटा क्या मैं बोल रहा हूं, ऑन बेसिस ऑफ एडमिशन कॉमा पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट, या फिर प्रोसिक्यूटेड तो हो सकता है, पनिश नहीं हो सकता। मतलब उस पर हम जेल उसको नहीं भेज सकते एडमिशन के बेस। लेकिन मेरा एक सवाल है और मैं वेट कर रहा हूं, क्या कन्फेशन के बेस पे किसी को पनिश किया जा सकता है क्या? हाँ जी जल्दी बोलो। यस, पर्सन कैन बी पनिश्ड ऑन बेसिस ऑफ कन्फेशन। ठीक है बेटा, और लास्ट में कोई डिफरेंस नहीं, एक नोट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा मैं, और ये नोट पॉइंट मैं तब लिखवाऊंगा जब आप मुझे इजाजत दोगे कि सर सारा पॉइंट ये नोट डाउन हो चुका है। सारे ये पॉइंट्स नोट डाउन हो चुके हैं क्या बेटा? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ये सारी बातें आपने नोट कर ली है? ओके, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो मेरे आपसे हैं सवाल। क्या सवाल है सर? तो सुनो, आप अपना दिमाग लगाइएगा, तुम बच्चे नहीं हो फाउंडेशन वाले, एग्जीक्यूटिव में हो, और बेटा अब एग्जीक्यूटिव का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है पुराने बच्चों के लिए, नए बच्चे तो अभी मेरे साथ रहेंगे। क्या कहते हो, अगर आपकी इजाजत है तो मैं कह सकता हूं क्या कि एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन? बोलो बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बोल सकता हूं एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन? यस यस
एक भी बच्चा मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से एग्री नहीं करेगा कि हाँ सर, अरे एडमिशन मतलब लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना, कन्फेशन मतलब गिल्ट एक्सेप्ट करना। तो अगर तुमने गिल्ट एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ऑब्वियसली तुम लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कन्फेशन इंक्लूड एडमिशन। तो लिखो इस बात को नोट पॉइंट में, एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन। लिखिए बेटा जल्दी। लिखिए नोट पॉइंट में, एवरी confession is admission but every admission is not confession। बहुत अच्छा, बोलो बहुत बढ़िया, थका दिया तुमने मेरे को। फेस टू फेस होती मजा कुछ और होता बेटा। चलो खैर, जब जैसा तब तैसा, ऐसा नहीं तो फिर मर्द कैसा। एंड दिस मर्द इंक्लूड गर्ल्स। आप इसे बना सकते हो अपने तरफ से कि जब जैसी तब तैसी, ऐसी नहीं तो फिर गर्ल्स कैसी। बट ऐसा है नहीं, ये है बेटा अब जब जैसा तब तैसा, ऐसा नहीं तो फिर मर्द कैसा। आइए, ये जो भी बातें मैंने लिखी है, ये बातें बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक बार ओवरऑल मैच करा देता हूँ। कहा गया कि एडमिशन का मतलब होता है जनरल सेंस में, एडमिशन मीन्स एडमिटिंग एनी फैक्ट एज ट्रू। हाँ, ये बात सही है कि मैं उसको देहरादून लेकर गया था। ये एक्नॉलेजमेंट होता है जब तुम किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो एज अ लाइबिलिटी। ठीक है बेटा। एलिमेंट्स ये होता है कि ये ओरल और रिटर्न हो सकता है। ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होता है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को लेकर, और ये स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, दिस स्पेसिफाइड पर्सन मे बी एक्यूज्ड, मे बी अदर। ऐसा नहीं कि केवल और केवल वही बंदा जिसने कांड किया है। इट शुड बी डन ओनली इन रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियसली बेटा, रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस में ही आप एडमिशन दोगे। मिसलेनियस पॉइंट एडमिशन को लेकर ध्यान रखना है। कहा गया कि ये पर्सन के द्वारा खुद भी किया जा सकता है, ऑथोराइज एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी किया जा सकता है। ये बातें मैंने बता दी है। एडमिशन बाय वन पर्सन इज सफिशिएंट इन केस ऑफ जॉइंट एडमिशन। नाउ व्हाट इज दिस? निर्भया केस में यही हुआ था। निर्भया केस में श्री राम सिंह ने जो फांसी लगा ली थी बेटा, तिहाड़ जेल में जो फांसी लगा के मर गया था, उस बंदे ने बोला कि हाँ हम लोगों ने रेप किया है। हम लोगों ने रेप किया है मतलब उसने नाम लिया था बाकी आरोपियों के। दैट इज सफिशिएंट। ये सफिशिएंट है सब लोगों के लिए कि आप लोगों ने भी लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है। यस और नो? देयर इज नो सेट फॉर्म और फॉर्मेट टू मेक एन एडमिशन। एडमिशन कैसे होगा इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। इट बाइंड्स द पार्टी हु इज मेकिंग एडमिशन। जो एडमिशन करेगा उस पे पार्टी को बाइंड होना होगा। बाइंड होना होगा इट डज नॉट मीन कि मुकदमा पनिश हो जाएगा। आप अगर एडमिशन करते हो तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, मामला कोर्ट में प्रूव होगा, सही होगा तो पनिश होगा, नहीं होगा तो गलत होगा, यानी पनिशमेंट नहीं होगी। एडमिशन जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ऑथेंटिक, टू द पॉइंट होना चाहिए। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? तो कन्फेशन इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कन्फेशन का मतलब ही एक्नॉलेजमेंट होता है, लेकिन वो होता है क्राइम या रॉन्गफुल एक्ट के केस में, और जब आप अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है बेटा। अर्लियर कन्फेशन वाज कंसीडर्ड टू बी एनफ टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द पर्सन, बट टुडे एन एक्यूज्ड कैन इजिली विथड्रॉ फ्रॉम हिज कन्फेशन saying his confession was a result of forcefully integration। बेटा धीरे धीरे पुलिस की बात आ रही है, हालांकि अभी भी मैं पुलिस वाला एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको आगे लेके चल के एग्जांपल दूंगा। मैं आपको आगे चल के एग्जांपल दूंगा बेटा, आप निश्चिंत रहिए, आप अपने दिल पे हाथ अभी रखे रहिए। पहले का कंडीशन ये था बेटा कि मैंने भी आपको लिखवाया है कि कन्फेशन के बेस पे सामने वाले को पनिश किया जा सकता है, लेकिन बेटा अगर सामने वाला अपनी बात से मुकर जाए कि मुझे जबरदस्ती कन्फेशन दिलवाया गया था, जैसे पुलिस ऑफिसर, मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा, ये पॉइंट क्या कह रहा है आपको बाद में क्लियरिटी से पता चलेगी, अभी फिलहाल सुनिए। कहा गया कि वैलिड कन्फेशन कैन बी यूज्ड बोथ अगेंस्ट द एक्यूज्ड हु मेड द कन्फेशन एंड अगेंस्ट द को एक्यूज्ड जो उसके साथ है। जैसे उसने बोला था कि हाँ हम लोगों ने रेप किया था, ज्वाइंट ट्रायल सेक्शन 30 ऐसा कहता है। एग्जाम्पल कहता है कि बेटा तेजा एंड छोटा चेतन आर एक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग अ चाइल्ड। तेजा कन्फेस करता है जज के सामने
कि हाँ मैंने छोटा चेतन के साथ इस बच्चे की किडनैपिंग मैंने की थी। तो ये जो कन्फेशन तेजा के द्वारा किया गया है, इसको यूज किया जा सकता है छोटा चेतन के खिलाफ भी, क्योंकि छोटा चेतन का केस भी इस तेजा के साथ ही चल रहा है। लॉक करें। कन्फेशन दो तरीके का होता है, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मैंने बताया था जो मजिस्ट्रेट के सामने होगा वो जुडिशियल कन्फेशन होगा, जो आउटसाइड कोर्ट होगा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे मैं जो बात बोलना चाहता हूं वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, सुनिए सुनिए, एक बात पूरी जिंदगी याद रखिएगा। मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करे, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद बेटा एक अरेस्ट मेमो तैयार करती है। उस अरेस्ट मेमो तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट आपसे कन्फेस करवाती है कि बता ये पर्टिकुलर हैपनिंग जिसके लिए मैंने तेरे को गिरफ्तार किया है, तूने ये काम किया है ना। और जानते हो ये काम एक्सेप्ट करवाते टाइम आपके साथ मार पिटाई की जाती है उस पुलिस के द्वारा। एक बात तो याद रखिए कि पुलिस हैव नो पावर इवन टू टच द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को टच भी करने का पावर नहीं है पुलिस ऑफिसर को, मारने की तो दूर की बात है। दिस इज टोटली इलीगल। और यह बात है तो मैंने आपको सीआरपीसी में ही बताया है कि थाने में लाने के बाद तो दूर की बात, अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर रही है और आपने वॉलंटरी सबमिशन दे दिया है तो पुलिस को आपके बॉडी को टच करने का भी अधिकार नहीं है। यह बातें मैंने सीआरपीसी में बताई है। तो मैंने हमेशा से ही आपको बोला है कि अगर तुम्हें कोई पुलिस गिरफ्तार करे और किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे साथ मार पिटाई की जाए तो प्लीज लेट इट बी एक्सेप्ट, करिए एक्सेप्ट। आप क्या आपने मर्डर किया है? हां मैंने मर्डर किया है। रेप आपने की है? हां मैंने किया है। एक बात याद रखिएगा, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड एविडेंस नहीं होता। यह बात मैं नहीं कह रहा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 25 कह रहा है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो आपसे फोर्सफुली कन्फेशन करवा रहा है, मारपीट करके आपसे कन्फेशन करवा रहा है, मत मारने पिटने दीजिए, बोल दीजिए कि मैंने मर्डर किया है, मैंने किडनैपिंग की है। कोई औकात नहीं है उस पुलिस ऑफिसर की कि जिसने वो कन्फेशन करवाया उस बेस पे आपके खिलाफ मुकदमा होते हुए कोर्ट उसको एक्सेप्ट करके आपको पनिश कर दे। नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता ऐसा। ये बात है सेक्शन 25 में लिखी। तो अगर कोई फोर्सफुली इंटरोगेशन के थ्रू आपसे कन्फेशन लिया जा रहा है, दिस इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन। और अगर ये वैलिड कन्फेशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इसके खिलाफ मुकदमा नहीं। लेकिन एक मेरा सवाल है आपसे, आपने पुलिस के सामने कन्फेशन दी और आपके कन्फेशन को बेस लेते हुए पुलिस ने कोई एविडेंस सर्च किया और वो एविडेंस वैसा ही मिला जैसा आपने कहा था। नाउ दिस कन्फेशन अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर इज 100% वैलिड कन्फेशन। मैं इसको हिंदी में बोल के एग्जांपल समझा रहा हूं। आपने पुलिस के सामने कोई कन्फेशन की, आपने बोला कि हां सर मैंने मर्डर किया है। पुलिस ने बोला मर्डर वेपन कहां रखा तूने? तो आपने बोला जो डेड बॉडी है उस पलंग के नीचे मेरा मर्डर वेपन है। पुलिस जाती है सीन ऑफ क्राइम के पास और वहां जाके देखा तो ये मर्डर वेपन वैसा ही रखा था जैसा आपने बोला था। यानी आपके द्वारा किए गए कन्फेशन के बेस पे पुलिस कुछ एविडेंस निकाल लेती है। नाउ दिस कन्फेशन मेड अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर इज 100% वैलिड। आई रिपीट, वैलिड कन्फेशन। ये बात यहां पे लिखी गई है। कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल एज एविडेंस। ये बात है सेक्शन 25 में है। हालांकि अगर आप कन्फेशन करते हो पुलिस के सामने और उसके साथ कोई फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है रिलेटेड टू क्राइम, तो फिर ये कन्फेशन एडमिसिबल है। एग्जाम्पल मैंने दिया है इसका। विद्या ने कन्फेस किया पुलिस के सामने कि उसी ने दीपक का मर्डर किया था और उसने पुलिस से बोला कि उसने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। सच कन्फेशन इज एडमिसिबल एज टू लीड टू डिस्कवरी ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी की डिस्कवरी होती है, डिस्पोज की गई कि मैंने यहां पे डिस्पोज किया है, और वहां से अगर डेड बॉडी रिकवरी हो जाती है तो एक बात याद रखिएगा, ये कन्फेशन पुलिस के द्वारा जो दिया गया है वो 100% वैलिड है। ये नोट पॉइंट, रिपीटेड पॉइंट है कि अगर कोई कन्फेशन है वो ऑलवेज फ्री और वॉलंटरी हो। अगर आपने थ्रेट या कोर्सन किसी को दबाव में रख के, अगर आपने दबाव में रख के किसी का कन्फेशन लिया है, दिस इज नॉट अ वैलिड कन्फेशन।
कन्फेशन एक तरीके का एडमिशन ही होता है, इसलिए एडमिशन एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू कन्फेशन। एडमिशन इज अ जेनेसिस ऑफ विच कन्फेशन इज स्पाइसी। ऑब्वियसली ये बातें मैंने नोट पॉइंट में आपको समझाया है। वी कैन से डेट एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट नॉट एवरी एडमिशन इज कन्फेशन। बेटा आप अपने कलेजे पे हाथ रखिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ये जितनी बातें आप बुक से देख रहे हो, क्या ये सबका कंक्लूजन मैंने आपको कॉपी में दे दिया है ना? आप मुझे कोई इकलौता ऐसा पॉइंट बताइए जो मैंने आपको कॉपी में ना लिखवा दिया हो, यानी मैंने यहां पे ना दे दिया हो। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ये खूबसूरती मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये लॉ पढ़ने का तरीका जिस दिन आप अगर समझ गए ना, मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। मैं मान लूंगा कि यस, मुझे जो देना था मैं अपने बच्चे को दे पाया हूं। सिर्फ यही मैं तरीका आपको देना चाहता हूं। एकेडमिक लाइफ में बेटा कानून को ऐसे ही पढ़ा जाता है। यस, एडमिशन कन्फेशन का डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, इसलिए मैं यहां पे नहीं जाना चाहता। एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इवन 2 क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आप एक बार इस प्लीज क्वेश्चन आंसर को रीड करिए और मुझे बताइए ये बातें समझ आ गई है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो 6 नंबर का आया है दिसंबर 2011 में, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया है जून 2013 में। तो इस क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि आपसे ये क्वेश्चन निकल रहा है क्या। तब तक मैं कुछ बच्चे का डाउट ले लूं। आयुषी का डाउट आ रहा है, आयुषी का डाउट है। बेटा आप इसे रीड करिए प्लीज और बताइए कि क्या ये क्वेश्चन निकल रहा है क्या, आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आयुषी कह रही है कि सर अगर कन्फेशन करते टाइम पुलिस वीडियो बना ले और फिर कोर्ट में शो करे तो क्या? नहीं बेटा, कुछ भी, पुलिस वीडियो बना ले या कुछ भी करती रहे, बट पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में इनएडमिसिबल होता है, वैलिड नहीं होता। ठीक है, कुछ भी करती रहे, वीडियो बनाए, कुछ भी करे। जल्दी करो बेटा, मुझे बताओ क्या ये बातें मेरी समझ आ रही है आपको? एक बच्चे का केवल मैसेज आया है, कुशल कह रहा है सर हो गया, हो जाएगा, हलवा है ये तो। बस यही तो चौड़ है अपनी, कि टॉपिक कराने के बाद टॉपिक ना निकले हो ही नहीं सकता। खैर, इसीलिए तो आप बैठे हो यहाँ पे, इसीलिए तो आपने पैसा दिया है। ये कोई एहसान नहीं है कि आपसे क्वेश्चन निकल रहा है, ये धर्म है आपका, फर्ज है मेरा। कुणाल कह रहा है सर ये आंसर बताएगा कोई बात नहीं बेटा। देखो, जितने बच्चे यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए आ रहे हैं वो तो उनके साथ तो मैं मिलूंगा ही। आई थिंक सो आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस मेरे कारण मंडे से नहीं स्टार्ट हुई थी, मेरे कारण। मैंने बोला था कि मैम देखो एक बार मुझे ये ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेने दो, तो बंदा जो बच्चा है वो मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ सर ने कंप्लीट करके ग्रुप 2 शुरू किया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं होता, बट फिर भी तो मैंने बोला था कि ठीक है सर, मैं ये वेडनेसडे से शुरू कर दूंगी। तो शायद वेडनेसडे या थर्सडे से आपकी क्लासेस ग्रुप 2 की शुरू है, उसके पहले मुझे ये सारा कंप्लीट कर देना है आपका। तो जो बच्चे ग्रुप 2 में हैं वो तो बेटा मेरे से फेस टू फेस मिलेंगे ही, ग्रुप 1 वाले भी जल्दी मेरे साथ फेस टू फेस मिलेंगे। लेकिन एक ऐसे बच्चा जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अभी ग्रुप 2 शुरू नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत इमोशनल हूँ। लास्ट क्लास हमेशा से ही बेटा मैं बच्चों के साथ फेस टू फेस लेता, हम बहुत सारी बातें करते हैं, मैं बहुत सारी माफिया मांगता हूँ आपके साथ। बट अनफॉर्चुनेट है कि ये ऑनलाइन क्लासेस है और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने सारे बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं, मुझे उतने बारे में आइडिया नहीं है, ना मैंने पूछा है। बट यस, जो बच्चे ग्रुप 2 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भेजें ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाऊँ एक बार। क्योंकि जो बच्चे ग्रुप 2 में आएंगे वो तो बात ही खत्म, जो बच्चा मेरे साथ नवंबर में है, नवंबर तक है, उसका तो बात ही खत्म। जिस बच्चे का सफर यहाँ पे खत्म हो रहा है इस चैप्टर के साथ, मतलब आने वाली कल भी क्लास लूंगा मैं आपका एसबीसी का और आपका इसका बचा हुआ पार्ट, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज जरूर भेजे, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। कुशल का कुछ बात आया चैट में, कुशल कह रहा है क्या सर रेपुटेशन खराब हो गई है, क्वेश्चन पढ़ के मानहानि का केस करने का सोच रहा हूँ आईसीएसआई पे। नहीं नहीं नहीं, इतना बेटा ईगो मत ले तू, आगे सुन।
हियर से ओरल एविडेंस, बेटा हो ना हो ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं, अरे बोलो चैट बॉक्स में, हियर से एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस क्या होता है, ये बता दिया ना मैंने, बोलो ना, आप इसको रीड कर लेना, बोलो बेटा। पक्का, रेस जस्टिस समझा दिया है, एडमिशन कन्फेशन मैंने समझा दी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइंग डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट बाय डेड पर्सन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नहीं लिखा, मैं यहां पे सेक्शन लिख देना चाहता हूं बेटा। ये पॉइंट दिया गया है सेक्शन नंबर 31 ऑफ दिस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 31 में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट बाय अ डेड पर्सन। देखो बेटा, इस पॉइंट को आप लोग प्लीज समझिए। देखो एक बात तो मुट्ठी बांध लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट गिवन बाय डेड पर्सन इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, दिस इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट, मीन्स यह डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इस बात को जल्दी हिंदी में लिखो बेटा, लिखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी करो। चलो, बच्चों के डन के मैसेज आ गए हैं, और जब डन के मैसेज आ गए हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, आपने एक कहानी देखी होगी या फिल्म में देखा होगा या सुना होगा कि अगर मरते टाइम कोई लास्ट अपनी बात किसी को लेकर बोल रहा है तो उसके बेस पे कोर्ट में मुकदमा चलने लगता है। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आपका बेस बना लूं। बेस यही है बेटा कि आपने ये न जाने कितनी बार फिल्म में देखी होगी, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, कि आपने देखा होगा कि पुलिस पूछ रही है किसने मारा, तो उस बंदे ने, उसके बाद वो बंदा मर जाता है, पुलिस उसके बाद उस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर। आपने ये बहुत बार देखा होगा। जानते हो ये डाइंग डिक्लेरेशन है, जानते हो ये स्टेटमेंट मेड बाय डेड पर्सन है, जानते हो ये रेलेवेंट फैक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना डाइंग डिक्लेरेशन, इस डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट मेड बाय डेड पर्सन। हिंदी में इसको कहते हैं मृत्युकालिक कथन। मरने के वक्त किसी बंदे के द्वारा कही गई कोई बात, यह डाइंग डिक्लेरेशन होती है। एक बात याद रखिएगा, यह बेटा कभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, यह इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे हम किसी बंदे को पनिश कर देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन जरूर चल सकती। आपने एक कहानी सुनी होगी, और ये एक सिंपल प्रिजम्पशन होता है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको हम मृत्युकालिक कथन कहते हैं, यानी स्टेटमेंट मेड बाय डेड पर्सन, इस स्टेटमेंट के बेस पे हम किसी भी बंदे को पनिश नहीं कर सकते। एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में यह मिथ है कि अगर कोई मरने वाला व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसके बेस पे मेरे को पनिश किया जा सकता है। नेवर। A statement made by that person, that is dying declaration, is basically a relevant fact, is not a direct evidence.
इस डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चल सकता है, प्रोसिक्यूशन चल सकती है, बट कभी तुम्हें पनिश नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इसका क्या लॉजिक है? मरने वाला बंदा अगर झूठ बोल दे तो फिर क्या होगा सर? अरे भाई वो मरने वाला बंदा झूठ बोल दे, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि पनिश हम आपको नहीं कर रहे, हम अभी आप पे प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं। आप प्रोसिक्यूशन में जाके प्रूव कर दीजिए कि नहीं, मरने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, नहीं होगी आपको पनिशमेंट। सवाल है कि सर प्रोसिक्यूशन भी क्यों चले? तो देखो बेटा, भारत धर्म संप्रदाय देश कहा गया है, सर्व धर्म संप्रदाय, धर्म के बेस पे चलने वाला देश है ये। हमारे देश की एक सिंपल सी प्रिजम्पशन है कि अ पर्सन हु अबाउट टू डाई डू नॉट लाई। बंदा जो मरने वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो अपने ईश्वर के पास जाने वाला है वो कभी झूठ बोल के जुबान पे झूठी बातें रखते हुए नहीं मरेगा। इस प्रिजम्पशन पे हमारा देश चलता है और इसी प्रिजम्पशन पे डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट फैक्ट माना गया है। यानी रेलेवेंट के फैक्ट के बेस पे आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल सकता है, बट आप पे पनिशमेंट नहीं चलता। प्रोसिक्यूशन क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशन है पर्सन हु अबाउट टू डाई डू नॉट लाई। बंदा जो मरने वाला है वो कभी झूठ नहीं, ये प्रिजम्पशन। सवाल है अगर झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, प्रोसिक्यूशन में जाके प्रूव कर दो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं होगी आप पे कुछ, नहीं पनिशमेंट होगी आपकी। अब ये आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर हमारे देश में एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है बेटा पकला नारायण स्वामी। ये आपका यस, पकला नारायण स्वामी केस एक है, पकला नारायण स्वामी। इसमें हुआ क्या था, यूपी का एक बंदा अपनी वाइफ के साथ, अपनी वाइफ को कह के जाता है कि मैंने एक बंदे से कर्जा ले रखा था और बार बार उस बंदे का मेरे पास फोन आया है, बार बार उस बंदे का मेरे पास फोन आ रहा है और मैं उसके कर्जे को लौटाने जा रहा हूं। मैं उसी बंदे के पास कर्जे लौटाने जा रहा हूं, मेरे को मारने की धमकी। मैं कुछ पैसे लेकर जाता हूं इस पैसे को लौटाने के लिए, बाद में उसको बाकी पैसे भी मैं वापस दे दूंगा। एक हस्बैंड यानी पकला नारायण स्वामी ये बात अपनी वाइफ से कहते हुए घर से निकल जाता है और 4-5 दिन बाद उस पकला नारायण स्वामी की डेड बॉडी 7 टुकड़ों में काटकर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, गूगल पे आप टाइप करना पकला नारायण स्वामी केस। आप कभी गूगल पे टाइप करना पकला नारायण स्वामी केस, ये पकला नारायण स्वामी केस इसी डाइंग डिक्लेरेशन से मैच करता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से घर से कह के जाता है कि मैंने जिससे लोन लिया था उसके तरफ से मारने की धमकी आ रही है, मैं उसके कुछ पैसे वापस करने जाता हूं, मैं माफी मांगूंगा कि बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। यह बात कहते हुए बंदा घर से निकलता है और पकला नारायण स्वामी की डेड बॉडी 7 टुकड़ों में काटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन में एक अटैची में बंद करके रखी गई थी। जानते हो, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय पकला नारायण स्वामी टू हर वाइफ इज बेसिकली कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। एक बात याद रखिएगा, बंदा अगर कुछ बोलते टाइम मर गया या कुछ बोलने के बाद मर गया तो यह डाइंग डिक्लेरेशन है। अगर वो बच गया ना, जिंदा हो गया ना, ये डाइंग डिक्लेरेशन। भले वो अपंग होके जिंदा हो, बट जिंदा हुआ, ये डाइंग डिक्लेरेशन। स्टेटमेंट के बाद बंदे को मरना चाहिए, इस बात को याद रखिए। अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं, एफआईआर में लिखवाता हूं कि बार बार मिस्टर राम मुझे मरने की धमकी दे रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मैं रिपीट करता हूं, मैं बार बार पुलिस स्टेशन पे जा रहा हूं, मैं बार बार एफआईआर देने की कोशिश करता हूं, बट पुलिस मेरा एफआईआर एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर राम मुझे मारने की धमकी दे रहा है। एक दिन सुबह मेरे घर में मेरी डेड बॉडी रखी हुई है, डाइंग डिक्लेरेशन है कि मिस्टर राम ने ही मेरा मर्डर किया, मिस्टर राम पे प्रोसिक्यूशन चलेगा। यस, इफ इट इज फाउंड, आप प्रोसिक्यूशन में प्रूव कर देते हो कि मिस्टर राम मैंने ये मर्डर नहीं किया, इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन आप पे नहीं आएगा, पनिशमेंट आप पे नहीं आएगी। पढ़िएगा इस पॉइंट को। द वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ रिटन और वर्बल स्टेटमेंट। एक बात याद रखिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन केवल बोल के होता है ऐसा नहीं है बेटा। डाइंग डिक्लेरेशन बोल के भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, इंडिकेशन से भी हो सकता है। मरने वाला बंदा इशारा करके मर गया, ये भी चलेगा।
तो कहा गया कि इट मे बी रिटर्न, इट मे बी वर्बल स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई और इज डेड, या तो मर गया है या मरने वाला। इट इज मेड बाय पर्सन हु न्यू द कॉज ऑफ हिज डेथ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उस बंदे के द्वारा दिया जाता है जो जानता है कि मेरे को कौन मारा और मेरे को किस सर्कमस्टांसिस में मारा गया है। इंडियन लॉ बिलीव करता है कि डाइंग मैन कैन नेवर लाई, मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। इंडियन लॉ इस पे अपना बिलीव रखता है। Therefore, dying declaration is considered as valid evidence, even if after death the deceased person is not there is a witness. Dying declaration will become invalid if the person giving dying declaration survives. अगर वो बच गया, ये नहीं माना जाएगा dying declaration. इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं, लेकिन कुणाल का डाउट है। कुणाल कह रहा है कि सर काउंट में माफ करिए कोर्ट में, सर कोर्ट में एविडेंस को रखने का कोई टाइम भी होता है जो डिफेंस को पहले बताना पड़ता है। ये बात बेटा मुझे लगता है तू जॉली एलएलबी 1 से मेरे से पूछ रहा है कुणाल, यस नो कंफर्म कर बेटा मुझे, ये जॉली एलएलबी 1 मूवी से तू मेरे को पूछ रहा है ना डाउट? अरे बोल, शर्माना नहीं है कुणाल, जो तेरा डाउट है ये जॉली एलएलबी 1 का डाउट है। कह रहा है नहीं नालायक, जॉली एलएलबी अगर 1 मूवी तूने देखा है तो ये एग्जैक्ट डाउट वहां पे जॉली एलएलबी 1 में है, जहां पे अरशद वारसी जब अपने विटनेस को बुलाना चाहता है उस अपाहिज बंदे को, तो ये बोमन ईरानी जानता है कि अगर उस अपाहिज बंदे को कोर्ट में बुला लिया गया तो मैं केस हार जाऊंगा। तो बोमन ईरानी कहता है कि सर बिना अपोजिशन पार्टी को वैलिड नोटिस दिए हुए आप कोई नए विटनेस को कोर्ट में लेके नहीं आ सकते। और वहां पे लाख गुजारिश करने के बाद फाइनली कोर्ट कहता है कि यस मैं इजाजत देता हूं। तो वहां पे बोमन ईरानी खड़े होकर कहता है हाउ कैन कॉल सच ए विटनेस। तो इस पे वो जज कहता है हाउ कैन आई, ये मेरा कोर्ट है तेरा घर नहीं, जैसी मेरी मर्जी वैसा मैं अपने कोर्ट को चलाऊंगा। एग्जैक्ट ये डायलॉग है बेटा उसमें कुणाल, अगर तू जॉली एलएलबी को देख पाया है तो। सेक्शन 375 से बेटा देख, सेक्शन की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये जो तेरा डाउट है ये जॉली एलएलबी के डाउट से मिलता जुलता है। अब इसका आंसर सुन, यस इट इज ट्रू। अगर तूने जॉली एलएलबी 1 मूवी देखा है तो वहां पे तेरे को पाया गया होगा, तूने देखा होगा। देखो बेटा, जब भी तुम किसी केस के प्रोसीडिंग को शुरू करते हो तो उसमें बकायदा गवाह के नाम देते हो, लेकिन तुम जब इंस्टेंट बेसिस पे किसी गवाह को एड ऑन करना चाहते हो तो तुम्हें डिफेंस काउंसिल को, डिफेंस प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस देना पड़ता है, एक नोटिस सर्व करनी पड़ती है। कोर्ट को भी एक नोटिस सर्व करना पड़ता है कि सर इस दिन के हियरिंग वाले डेट के दिन मैं इस नए बंदे को, जिसका रिलेशन, जिसका रेलेवेंसी इस केस के साथ ये है, उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, ये बातें बतानी पड़ती है। हालांकि ध्यान रखना, कोर्ट को अगर लगता है कि ड्यू टू सम अर्जेंस और टेक्निकली इशू बंदा मुझे सर्व नोटिस नहीं कर पाया है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए मुझे इस विटनेस को कोर्ट में आज ही बुलाना होगा, तो कोर्ट बेटा एक्सेप्ट कर सकती है, बिना नोटिस दिए भी विटनेस को अलाउ कर सकती है। लेकिन ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है और यही काम एलएलबी में हुआ था, यानी जॉली एलएलबी में हुआ था। कुणाल कह रहे उसमें बोलते हैं कि डिफेंस वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। एग्जैक्टली ये बात जॉली एलएलबी में भी हुई थी। कुणाल कह रहा है कि सर ये फिल्म है सेक्शन 375। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सिर्फ सेक्शन 375 मूवी की बात कर रहे हो। ओके 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 ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल जॉली एलएलबी का दे दिया। जॉली एलएलबी में भी एग्जैक्ट यही बातें हुई थी, अगर आपको याद हो तो। एग्जैक्ट यही बात है, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट डिफरेंस, इतना भी डिफरेंस नहीं। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनिए, यहां तक आपके मन में कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, लल्ला बोलो। नो 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 नो, ओके ओके ओके। सुनिए, अब एक टॉपिक है आपके सामने, दैट इज एविडेंस इन स्पेशल केसेस। क्या बेटा? एविडेंस इन स्पेशल केसेस। आप हिंदी में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखो बेटा, नीचे दिए गए सारे पॉइंट्स, नीचे दिए गए सारे पॉइंट्स रेलेवेंट फैक्ट है। देखो बेटा, ये सब तुम रेलेवेंट फैक्ट के काइंड्स को पढ़ रहे हो।
मैंने आपको एक बात बताई है ना ऑलरेडी, याद करिए जब मैंने रिलेवेंस फैक्ट के पॉइंट्स को जब मैंने चार्ट में बताया था तो मैंने लास्ट में जाके एक्सेट्रा लिखवा दी कि रेलेवेंट फैक्ट बेटा बहुत तरीके की होती है, और लास्ट में मैंने बोल दिया एक्सेट्रा, तो वो एक्सेट्रा यहां पे निकल के आया। नीचे में ये जो भी पॉइंट्स दिया गया है ये सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखिएगा रेलेवेंट फैक्ट हैं। कुशल का डाउट है कि सर आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? बेटा ध्यान रख, ये वाला पॉइंट आपका लास्ट टॉपिक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा और ये चैप्टर यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, केवल एक कॉन्सेप्ट मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो ये चैप्टर फिनिश ही मानो। आपको यकीन नहीं थी ना कि ये चैप्टर बंदा खत्म करवा देगा आज? हाँ जी, क्या कहते हो? भाई को सुनो, नेक्स्ट क्लास नालायक 10 मिनट की बचेगी, लेकिन उसके बाद एसबीसी होगी, ठीक है ना बेटा? ज्योति देखो वो टॉपिक थोड़ा सा मतलब लेंदी है, तो वो माहौल बनाना पड़ेगा उस टॉपिक को लेकर, लेकिन मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूँ, तो थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा उस टॉपिक को लेकर। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अच्छा टॉपिक है काफ़ी, तो इसको बेटर है नेक्स्ट क्लास में ही कर। मैं फर्स्ट 10-15 मिनट्स में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा के और उसके बाद हम एसबीसी को शुरू करें। पर हाँ सुनिए, अब नीचे में ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2, उसके बाद बेटा नीचे में आपको देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4, बस ये चारों चीजें बेटा रेलेवेंट फैक्ट है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज एसबीसी नहीं है भाई, क्या करके मानेगा? यही यही सोना है क्या मुझे उत्तम नगर में ही? घर नहीं जाना मेरे को अपने? सुनो, तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट है। देखो बेटा आप मेरे से कहानी सुन लीजिए, कहानी के बाद ये सारी बातें समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब कोई, और दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा फांसी पर लटकता है और वो सुसाइड नोट अगर मान लो कि लिखा हुआ है सुसाइड नोट, तो वहां पे राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। देखिएगा बेटा जब भी कोई बंदा फांसी पे लटकता है या सुसाइड करता है और वहां पे अगर कोई सुसाइड नोट रखा हो, तो पुलिस उस सुसाइड नोट को अपने गिरफ्त में लेती है और कोर्ट में एज अ एविडेंस उसको प्रूव करने की कोशिश करती है। कोर्ट देखिएगा वहां पे राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाता है और राइटिंग एक्सपर्ट से ओपिनियन लेता है। वो मरे हुए बंदे की कोई प्रीवियस राइटिंग दिखाई जाती है और उसके बाद ये एक्सपर्ट मैच करके कोशिश करता है बताने की कि ये राइटिंग उसी की है या किसी और की है। अब इस सिचुएशन में वो एक्सपर्ट बेटा जो अपना ओपिनियन देता है ना, उस ओपिनियन को रेलेवेंट फैक्ट मानते हुए सामने वाले पे मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं इसके और भी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मेडिकल टीम। मेडिकल टीम एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, एक बंदे को बुरे तरीके से मारा गया है, बहुत बुरे तरीके से मारा गया, लेकिन जब बंदा वो मुकदमा करता है कि मेरे को इस बंदे ने मारा था, तो सामने वाले ने जाके कहा कि ये बंदा खुद से अपने को मार के, खुद से अपने को परेशान करके मेरे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लगा रहा है। अब इस सिचुएशन में मान लो कि डॉक्टर की एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम बिठाई जाती है कोर्ट के द्वारा, और मेडिकल टीम मेडिकल रिपोर्ट देती है कि नहीं सर, ये बहुत अंदर तक मारा गया है, ये घाव बहुत अंदर तक की घाव है, यहां यहां ये बॉडी फ्रैक्चर्स हुई हैं। कोई बंदा खुद से मार के फ्रैक्चर्स नहीं करेगा, बार बार फ्रैक्चर्स नहीं करेगा, इसको बकायदा मारा गया है और फ्रैक्चर्स की रिपोर्ट ये है, इसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है जिसके बेस पे मुकदमा हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ओपिनियन या एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट। रिपीट करो, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है जिसके बेस पे बेटा मुकदमा होता है। आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आपने अपने फोन में कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया था, कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की थी, कोई डॉक्यूमेंट स्टोर किया था, दैट इज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट कि ये कांड आपने ही किया है। जैसे बेटा मान लो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड, ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या है बेटा? ये रेलेवेंट फैक्ट है कि आपने ये काम। मान लो आपने किसी गर्ल्स की फोटो अपने फोन में रखा है। एक बात याद रखिएगा, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आप किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फोटो अगर अपने फोन में रख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आप ये प्रूव करने की कोशिश करते हो, आप ये रेलेवेंसी फैक्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हो कि यस आई एम इन द रिलेशनशिप। अगर गर्ल्स के साथ आगे चल के कुछ होती है और आपका ऐसा बॉयफ्रेंड नाम आता है तो आप उस बात को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फोन में रखा गया फोटो इस बात को इंडिकेट करेगा, ये रेलेवेंट फैक्ट है कि आप उसके बॉयफ्रेंड।
लाइबिलिटी अगर आती है आपके ऊपर तो आपको उसको एक्सेप्ट करनी होगी। डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे अपना डिजिटली सिग्नेचर किया है तो ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है, प्रथम दृष्टया एविडेंस है, ये रेलेवेंट फैक्ट है, यस आपके थ्रू वो डॉक्यूमेंट पास ऑन हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी आपको देखनी होगी। नेक्स्ट है बेटा डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, when the language used in the document is on its face ambiguous or defective, even the oral evidence cannot resolve it। एक बात याद रखिएगा, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है ना तो ओरल एविडेंस उस पर सुपरसीड नहीं कर सकती। सर क्या बोलना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, ओरल एविडेंस और रिटर्न एविडेंस में रिटर्न एविडेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई रिटर्न एविडेंस गलती लिखा गया हो, रिटर्न एविडेंस में अगर कोई गलती हुई हो, डिफेक्टिव हो, फोर्जरी हो, तो उस पर आप अपने ओरल एविडेंस को सुपरसीड नहीं कर सकते। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता, मतलब लिखे हुए चीजों के आगे बोलना नहीं चलता। वही बात कहता है सेक्शन नंबर 93 कि अगर आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एविडेंस अगर आपका डिफेक्टिव है ना, तो एक बात याद रखिए, उस पर ओरल एविडेंस कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकती, उसको ओरल एविडेंस कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकती। ए एग्री इन राइटिंग टू सेल अ बाइक टू बी फॉर ₹30,000 और ₹40,000, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो which price was to be given. If a given document applies to more than one fact, then evidence can be given to identify to which fact such document apply. Example, A agreed to sell to B for ₹1,000 my white house. A has two white horse. माफ करिए, my white horse. A has two white horse. Evidence may be given of the fact which show which of them was mint. ठीक है बेटा, तो मैं इन शॉर्ट आपसे ये बोलना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बेटा क्लियर नहीं होता, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव होता है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट एम्बिगियस होता है, तो ओरल एविडेंस देकर तुम उसको प्रूव नहीं कर सकते। और ये कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई, याद करिए ना अपने फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो कहता था कि अगर कोई अनसर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होगा ना तो सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता था कि एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, वो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मुझे चैट बॉक्स में बताओ अगर आपको ये बात याद है तो, सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। तो वही बात यहां पे भी कही गई है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर डिफेक्टिव हो तो ओरल एविडेंस के थ्रू उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। यस और नो। यहां से बेटा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लेकिन इस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बेटा मैं भूल गया था आपको सोर्स ऑफ लॉ का एक हिंट वाला मैं चैप्टर देना चाहता हूं। वैसे तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन एक हिंट आपको आइडिया लग जाता है, तो हिंट का रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं भूल गया था बेसिकली, मैं दे दूंगा, आप निश्चिंत। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन खत्म होगा तो आपका जीआईजीएल का 100% सिलेबस मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल। टाइम शेड्यूल अपना सेम रहने वाला है, शायद 1-1:30 बजे से मैम आपको बता देंगी। और उस क्लास में हम लोग एविडेंस एक्ट को खत्म करेंगे और उसके बाद एसबीसी के लास्ट चैप्टर को देखेंगे, दैट इज लेबर लॉस को। तो यहां पे प्लीज मुझे विदा दीजिए। मैं आज अपनी क्लास को लक्ष्मीनगर का कैंसिल करके आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेने आया था। मेरी लक्ष्मीनगर में आज के दिन में क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, बट बेटा मैं उस क्लास को मैंने कैंसिल किया आप लोगों के लिए। 2 डाउट आए हैं मेरे पास। कुशल कह रहा है कि सर रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करता। बेटा क्या करें, मन को मना ले, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ही काम करता हूं। कुणाल का कहना है सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा। बेटा देखो, आई एम सो सॉरी, अगेन आई एम सो सॉरी। मैम को मैंने बोल दिया था, मैंने मैम को कल भी बोला था, मैंने बोला कि सर मैं शाम को अपलोड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका अपलोड किया गया है नहीं किया गया। मैं मैम को एक बार फिर बोल देता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि बेटा ये बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। मैं फिर से एक बार जाकर उनको रिमाइंडर करता हूँ मैम को कि आप अपलोड कर दो प्लीज़, तो मैं अपलोड करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। सो ओके, तो ज्योति सेज थैंक यू सर, थैंक यू बेटा सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।